मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 11th सब्जेक्ट ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी का आज एग्ज़ाम जो हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, उसकी एक्चुअल आंसर की जो डीओई की तरफ से आती है, तो उसकी हम साथ साथ आंसर्स के साथ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, टाइम अलाउड था 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स थे 70। टोटल जो क्वेश्चंस की संख्या थी इसमें 30 थी। सभी प्रश्नों के सामने अंक बताए गए थे कि कितने अंक हैं। जो प्रश्न पत्र था 4 खंडों में विभाजित था। 1 से 17 तक एमसीक्यू, 18 से 19 तक स्रोत आधारित प्रश्न, 20 से 23 तक लघु उत्तरीय प्रश्न थे, और 24 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 29 व 30 मानचित्र पर पहचान अथवा स्थानीयकरण। तो ये थे जनरल इंस्ट्रक्शन। अब चलते क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आया था, रिक्त स्थान भरें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में था आपका पटल विरूपण तथा ज्वालामुखीयता। इसका सही उत्तर था पटल विरूपण तथा ज्वालामुखीयता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। आगे था सेकंड का आंसर, निम्नलिखित में से भूवैज्ञानिक काल मापक्रम में कौन युग से संबंधित नहीं है? परिमियम। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस मापनी का प्रयोग भूकंप की गहनता को मापने हेतु किया जाता है? तो मर्केली मापनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बांटता है? नहीं पूछा इसमें, तो अरुणाचल प्रदेश नहीं बांटता है, बाकी बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड बांटते हैं। पांचवें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से राज्य अपनी सीमा को आपस में नहीं बांटते? तो नागालैंड व त्रिपुरा है इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है? प्रायद्वीपीय का मतलब है आपकी जो दक्षिण की तरफ बात की जा रही है, प्रायद्वीपीय भारत के तरफ, तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। रिक्त स्थान भरिए, 7वां क्वेश्चन है, मैं डैश मेरिडियन इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। याम्योत्तर भारत की मानक याम्योत्तर है 82 डिग्री हाफ पूर्व। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से सही कौन सा नहीं है, करेक्ट मैच नहीं है? तो ग जल विज्ञान और जलवायु प्रदेश, ये सही मैच नहीं है। 9वां प्रश्न है, स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से कीजिए। प्रवाहित जल वी आकार की घाटी, भौम जल कंदराएं, हिमनद यू आकार की घाटी, और पवन पलाया। तो ग उस उत्तर इसका सही था, सी यानी कि। 10वां क्वेश्चन है, वो भी मिलान का प्रश्न है, हिमालय उपखंड और लक्षण। हिमाचल हिमालय, तो इसका सही उत्तर है भोटिया। दार्जिलिंग हिमालय द्वार, अरुणाचल हिमालय नागा जनजाति, पूर्वी पहाड़ियां व पर्वत लोकताक। अब हम बात करेंगे अभिकथन और कारण की, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस की। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। सही बात है ये, पहला तो बिल्कुल सही है। कारण इसका, यह नदी पूरा वर्ष भारी वर्षा प्राप्त करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके कारण ए सही है, आर गलत है इसका। अगला 12वां प्रश्न है, सेम असर्शन और रीजन। प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। प्रशांत महासागर के किनारे सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं, दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या आर है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले बात आएगी सिंधु की, फिर व्यास की, फिर यमुना की, और फिर बेतवा की। 14वां प्रश्न है, भू आकृतियों को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विकास क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आएगी बात वी आकार की घाटी की, फिर
कैनियन की, फिर जलोढ़ पंख की, फिर विसर्प की। 15वां प्रश्न, कथन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुद्रेद रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है और परिणाम स्वरूप यह शुष्क व वनस्पति रहित क्षेत्र है। तो भारत की किस भू आकृति खंड की विशेषता यहाँ पर बताई गई है? भारतीय मरुस्थल की। 16वां प्रश्न की बात करें, वायुमंडल की इस परत में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से घटता जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान कीजिए। तो ये शोभ मंडल है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। 17वां प्रश्न है, पृथ्वी का आकार भू आब है। भू आब को दुआमी में परिवर्तित करने का समाधान लेखाचित्रीय या गणितीय रीति से निर्मित प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त हो सकता है। उपयुक्त कथन में भूगोलवेत्ता का किस विषय में निपुण होना आवश्यक है? गणित में। बात की जाए सेक्शन बी की, प्रश्न 18वां और 19वां सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बात की गई है अपर्दन की। अपर्दन के अंतर्गत शैलों के मलबों की अवाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार शैलें जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं तो अपर्दन के भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी वायु, लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों को ले जाती हैं, जो कि इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करती है। भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाले चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपर्दन में पर्याप्त योगदान देता है। अपदन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय वृहत्क्षरण एवं अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रिया है। वस्तुतः यह अपर्दन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। अपर्दन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। धरातल के पदार्थों का अपर्दन एवं परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम 3 कारक जलवायु दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक कारक है? वायु। उच्चावचन के निम्नीकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? अपर्दन। अपर्दन प्रक्रिया को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु कारक द्वारा नियंत्रित नहीं होता? भूमिगत जल। अगला जो है पैसेज है भारतीय मरुस्थल पर है, और इसमें आपका क्या सही था, कौन से क्वेश्चंस थे जो आप लगा कर आए हैं, उनकी चर्चा करें। भारतीय मरुस्थल किस काल में समुद्र का हिस्सा था? मेसोजोइक काल में। मरुस्थल में पाई जाने वाली स्थलाकृति नहीं है लूनी नदी। पलाया क्या है? लवण झील है एक। मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी। बात की जाए 20वें प्रश्न की, भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। कथन को 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 20वां का उत्तर, ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां। इसका उत्तर था पॉइंट में पहला। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर, उत्तर भारत के विशाल मैदान आदि। अथवा में प्रश्न था, उसका उत्तर है भारत का प्रायद्वीप भाग जो हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, भारतीय मरुस्थल तटीय रेखा जो 7517 किलोमीटर पर विस्तृत है, द्वीप समूह अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप आदि। अभी हमने इस प्रश्न की चर्चा करी। एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है। कथन को 3 सार्थक बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, हिमालयी व प्रायद्वीपीय नदियों में कोई 3 मूलभूत अंतर स्पष्ट कीजिए। 22वां प्रश्न है, शैलों का अपक्षय एवं निष्पेक्षण कैसे अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है?
अथवा में इसमें प्रश्न पूछा गया मृदा निर्माण में स्थलाकृति के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए चर्चा करते हैं 21 और 22 की। तो 21वां का पहला पार्ट का है आंसर, हिमालय नदी का उद्गम स्थान हिमालय पर्वत व प्रायद्वीपीय नदियाँ मध्य उच्च भूमि से निकलती हैं। हिमालय नदियाँ बारहमासी हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी हैं। तीसरा, हिमालय नदियाँ ऊबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती नदियाँ हैं, वह लंबे मार्ग तय करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ निश्चित मार्ग पर प्रवाहित होती हैं। 22वां प्रश्न है, उसका उत्तर, शैलों का अपक्षय अति महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैंगनीज, तांबा के अयस्कों के समृद्धिकरण में सहायक है। इन खनिजों के स्केंद्रण व संग्रहण में सहायक है। मृदा निर्माण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए अति आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है। अथवा में प्रश्न है 22वां, स्थलाकृति मूल पदार्थ के अनावृत होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली तथा सपाट व उच्च क्षेत्रों में गहरी होती है। निम्न ढालों जहां अपरदन मंद तथा जल का परिश्रवण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण अनुकूल होता है। समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी के मोटे स्तर का विकास हो सकता है। आगे बात करें 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न है, कश्मीर और उत्तर पश्चिम हिमालय विलक्षण सौंदर्य व खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है। इसके बारे में बताना है। सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है, गोदावरी नदी तंत्र की किन्हीं 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 25वां क्वेश्चन है, मुख्य उच्चावच लक्षणों के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को वर्गीकृत कीजिए। दक्कन के पठार की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न पूछा गया है, दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय की किन्हीं 5 प्रमुख विशेषताओं का उदाहरण कीजिए। तो 23 का पहला है, महत्वपूर्ण अलवण जल की झीलें जैसे डल और वूलर की स्थित होना। लवण जल झीलें जैसे पेंगोंग सो और सुमेरुरी इस हिमालय में पाई जाती हैं। गुलमर्ग, कश्मीर घाटी सहित अनेक स्थान अपने सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ यहाँ स्थित है। जोजिला, बनिहाल व खुर्दगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रों का स्थित होना। 24वां उत्तर है, गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीप नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा है। गोदावरी एक सदृश प्रताप की रचना करती है। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। 25वां उत्तर है, प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जाता है। दक्कन पठार, मध्य उच्च भूभाग, उत्तर पूर्वी पठार। दक्कन के पठार की विशेषता यह है कि इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुरा, मेकाल व महादेव की पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट को अन्य नामों यथा महाराष्ट्र में सहस्त्रादि, कर्नाटक में नीलगिरी व केरल में अन्नामलाई से नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, जो पश्चिमी घाट की अनायमलाई पहाड़ियों में स्थित है। पूर्वी घाट अवरुद्ध नहीं है। कावेरी महानदी कृष्णा नदियों द्वारा अपर्दित है। यहाँ कुछ पहाड़ियाँ जावादी, नल्लामाला व महेंद्रगिरी हैं। अथवा में देखें तो अथवा में उत्तर है, दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। यहाँ तेज भाव वाली तिस्ता नदी बहती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग में मिश्रित जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ अंग्रेजों ने चाय के बागान लगाए। यहाँ द्वार स्थलाकृति पाई जाती है। यहाँ अनेक आर्किड व रमणीय स्थान हैं। आगे बात करें, जलगर्तिका क्या है। 26वां उत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घुसते हैं, जिन्हें जलगर्तिका कहते हैं। छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़, पत्थर व गुलाशियम इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और घूमते रहते हैं, जिससे इनका आकार बढ़ जाता है। अवनमित कुंड
जल प्रताप के जल में एक गहरे व बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है जो जल के ऊंचाई से गिरने व उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जल प्रतापों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं। अथवा में बात की जाए डेल्टा निर्माण प्रक्रिया की, तो डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं, लेकिन विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र में बिखेर देती है। अगर यह भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया जा गया तो यह तट के साथ शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है। मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण सागर में जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है। डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। 27वां है तापमान स्थिति के आधार पर वायुमंडल की निम्नलिखित परतें। शोभमंडल, यह वायुमंडल का सबसे निचला संस्तर है। यह संस्तर में तापमान प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री घट जाता है। मौसम परिवर्तन इसकी प्रमुख विशेषता है शोभमंडल की। और शोभ सीमा समताप मंडल व शोभमंडल को अलग करती है। यहाँ तापमान स्थिर रहता है। समताप मंडल, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। मध्य मंडल, इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होती है जो 80 किलोमीटर पर 100 डिग्री हो जाती है। आयान मंडल, पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती है। यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। बहिमंडल सबसे ऊपरी संस्तर है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। अब भूकंप के प्रकार पूछे गए थे 28वें क्वेश्चन में, तो उसमें विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी और नियत भूकंप, विस्फोट भूकंप के बारे में बताया गया है। और अगला था मानचित्र आधारित प्रश्न, तो ये सब पूछा गया था। आप देखें, वूलर झील का है, कंचनजंगा, ईटानगर, महानदी, भुवनेश्वर, मालवा पठार। तो ये अगर आपने सही सही जगह लगाए हैं तो आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये था पूरा आज का पेपर। तो ये कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।